वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना बीआरएस स्टार्ट करने वाले हैं। बीआरएस होता क्या है और उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे और एक छोटे से उसके ऊपर क्वेश्चंस भी अपने करेंगे। तो देखो होता क्या है कि ये तो आपके बुक्स हैं, ये बैंक्स की बुक्स हैं। ठीक है, बैंक अपनी किताबों को अपने आप से मेंटेन करता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, अपने पासबुक के नाम से भी जानते हैं। हाँ, और आप लोग क्या मेंटेन करते हो? आप लोग बैंक बुक मेंटेन करते हो और कैश बुक मेंटेन करते हो। ठीक है, आप लोग कभी भी पासबुक में जाके कोई भी तरीके की एंट्री में कुछ भी तरीके का मतलब कोई भी तरीके की हेरा-फेरी नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास में जो बैंक बुक है उसमें कुछ भी मतलब गलती हुई है, कुछ भी जो भी कुछ मिसिंग हुई है, वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात कि आपकी कैश बुक में क्या चीज़ आपकी गलती हुई है, क्या चीज़ हुई है, वो चीज़ कर सकते हो। बट आप कभी पासबुक को चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या बनाने की ज़रूरत पड़ती है अपने इसके लिए हमको बनाने की ज़रूरत पड़ती है अपने बीआरएस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आज पहली बार ही जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कॉमर्स एक्सिस पे आप लोगों के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम आपको यूपी पीसीएल के लेटेस्ट सिलेबस के मुताबिक अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बस हमारे चैनल को है जो कि है कॉमर्स एक्सेस, इसको सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ये हमारी 15th क्लास है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने ऑलमोस्ट अकाउंटिंग को ख़त्म कर ही दिया है। थोड़े बहुत टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कि अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह देखना है और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट और P&L अकाउंट के ऊपर देखना है। बस उसके बाद में हमारी अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमने सारे बड़े बड़े टॉपिक्स को अपने खत्म कर दिया है। बीआरएस बस बचा हुआ था एक बड़ा टॉपिक। बीआरएस एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो बीआरएस भी इजी ही है। ठीक है, हमने ऊपर जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़े, कुछ भी हार्ड था उसमें, कुछ भी नहीं था ना। तो इस तरीके से बीआरएस भी एक ईजी टॉपिक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जो प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, ये चेक नहीं है, ये वाला चेक नहीं है, ये वाला चेक है। कौन सा वाला? ये वाला चेक है। ठीक है, तो देखो डिसऑनर्ड चेक मतलब कि जिस चेक के क्या किया गया, डिसऑनर्ड जो हो गया है, क्या उसकी वजह से बैंक बुक और पासबुक में कोई हमारी जो डिफरेंस जो होता है बीआरएस में वो अराइज हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आपका डिसऑनर्ड हुआ है चेक, ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा भी और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या किया होगा। आपने अपनी बुक बैंक बुक में तो इसकी वजह से क्या किया होगा, अपने अमाउंट को प्लस कर दिया होगा, बट एक्चुअली में जो पासबुक जो होगी उसमें तो वो एंट्री हुई नहीं ना, क्योंकि ये तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं, चेक तो उसका क्लियर हुआ ही नहीं ना, तो अमाउंट तो उतना आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वाली एंट्री फ्लैट हो गई होगी जो आपने प्लस कर दिया। तो इतने से आपके यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, बड़ा हुआ होगा, जिसको हमको घटाना पड़ेगा बाद में। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। ठीक है, उसकी भी बात यही है कि हमने बैंक में जाके तो अपने चेक को डिपॉजिट कर दिया, सिम टू सिम ऐसे प्लस कर दिया, बट हमारे पासबुक में तो पहुंचा ही नहीं, तो उसके लिए हमारी क्या, उसकी एंट्री ब्लैंक होगी। ठीक है, क्रेडिट सेल्स। अब यार क्रेडिट सेल्स में तो कैश का ना लेना हुआ ना देना हुआ, ना बैंक आया, ना उसमें कुछ भी नहीं आया ना। हमारी क्रेडिट सेल्स कैसे होती है, उधारी पे जो हमने बिक्री की है उसमें तो कुछ बैंक या कैश का लेना देना है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाना था हमारा, सही क्रेडिट सेल्स हो जाना था। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, अपने चेक को इशूड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से नेगेटिव हुआ था बैंक बुक से, बट पासबुक में तो क्या, पासबुक में तो इसकी कोई एंट्री हुई नहीं, ये भी ब्लैंक था हमारा। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा था। रीजंस क्या है, क्यों होते हैं, आज की क्लास में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो बीआरएस का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग गलत नहीं करोगे कभी भी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही था हमारा, सी, जो कि ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया था। इसकी क्रेडिट बिक्री जो होती है उससे हमारे कोई भी कैश बुक में या फिर पासबुक में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारा आता है अनकलेक्टेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज अनकलेक्टेड चेक्स। ठीक है, तो बच्चों ने इसका मेरे को डी भी आंसर लिख के देता है। ठीक है, आउटस्टेशन चेक तो कुछ होता नहीं है बेटा, तो इसको तो काट ही दो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था ये होना था आउटस्टैंडिंग चेक्स। बाकी अगर इसमें ना ए और बी देता, ए एंड बी देता, तो मैं इसका आंसर सही कर देता, क्योंकि अनक्लियर चेक्स भी एक तरीके से अनकलेक्टेड ही चेक्स होते हैं, मतलब कि जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, अनक्लियर चेक और आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो इसका आंसर वैसे ए है, अगर इसमें ए एंड बी होता तो मैं इसको डी करता। तो जिन बच्चों ने डी लगाया कोई बात नहीं, आपने भी समझ के लगाया, उसको आउटस्टेशन कुछ चेक होता नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग चेक आपने सोच के लगाया होगा, कोई बात नहीं, वो भी आंसर सही है एक तरीके से। ठीक है, फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वो उस पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं जो कि बिल को ड्रॉ करता है, मतलब ड्रॉस करता है, इसका मतलब यह है कि उसको क्या करता है, उसको इशू करता है।
है ना, इशू करता है कि भैया तू साइन इस पे कर, फिर ये साइन करके इसको वापस कर देता है। ठीक है, तो ये कौन कहलाता है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो ये हमारा कहलाता है ड्रॉवर। ठीक है, फिर मैंने एक क्लबिंग का भी क्वेश्चन आपको दिया था, क्लबिंग ऑफ इनकम का। आपको याद होगा कि एक माइनर था जिसकी इनकम 5 लाख थी। ठीक है, उसकी ए बी उसके फादर थे और ए उसकी मदर थी, शायद कुछ ऐसी करके था। ठीक है, फिर उसकी जिसकी इनकम ज़्यादा थी उसके साथ में उसको क्या करना था, हमको क्लब कर देना था। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही बात है कि जिसके साथ में भी हमारा मतलब उसका भले ही वो उसके पेरेंट्स नहीं हो, उसके गार्डियंस भी हो, तो जिसकी इनकम ज़्यादा होती है हम उसके साथ में क्या करते हैं, उसको क्लब कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं भी आंसर बच्चों ने क्या दिया है। ठीक है सर, मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो देखी, नाइस सर, ओह थैंक यू सो मच बेटा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती हैं, सब बच्चे देखते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट गलती से आया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको तो बस आंसर्स वाले कमेंट ले आने थे। तो सोनाली चौरसिया, तो सोनाली जी ने क्या आंसर दिया, देखो फर्स्ट का सी इन्होंने दिया है, फर्स्ट का सी आंसर था अनक्लियर्ड चेक। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं, अब अच्छा फर्स्ट का सी है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, फर्स्ट का सी बिल्कुल सही है आंसर। सेकंड का ए हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग चेक्स। ठीक है, सही है। और थर्ड का डी, थर्ड का ए ड्रॉवर, सही है। ठीक है, ठीक है, तो आपका भी आंसर सही है सोनाली, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। नावेद बिल्कुल सही, बी के साथ जोड़ेगा। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से ये आपने वाला आंसर दिया है, जो कि हमारा कौन सा वाला था, मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम वाला था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट सेल्स, अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक देखो बेटा, अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चेक और आपको अनक्लियर चेक दोनों एक साथ दे देना, तो हमेशा आउटस्टैंडिंग चेक को ही चूज करना। ठीक है बेटा, साथ ही इस चीज का ध्यान रखना कि अनक्लियर चेक होगा। और ड्रॉवर बिल्कुल सही आंसर है बाकी के। ठीक है, क्रेडिट सेल सही है, आउटस्टैंडिंग सही है, ड्रॉवर सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। फिर हमारा आता है विनय कुमार ने आंसर दिया है सी डी ए, द इनकम ऑफ द माइनर विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट हुज इनकम एक्सक्लूडिंग द माइनर्स इनकम। अच्छा ये आगे भी था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रह गया ये। तो देखो बेटा, आपका सेकंड का डी नहीं होगा, सेकंड का डी आपने क्यों लगाया है, बोथ बी एंड सी। ठीक है, वो अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चेक को भी इंक्लूड करता है तो हम लोग उसको इंक्लूड कर लेते। ठीक है, बोथ अनक्लियर्ड एंड आउटस्टेशन चेक, बेटा आउटस्टेशन चेक नहीं होता, आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक हमारा वाला चेक होता है जिसको क्या किया जाता है, जिसको हमारे अभी तक मतलब डिपॉजिट तो कर दिया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अनक्लियर और आउटस्टैंडिंग दोनों होगा। ड्रॉवर सही है, क्रेडिट सेल सही है। एज पर सेक्शन 64(1)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द इनकम अर्न्ड बाय द माइनर्स रिक्वायर्ड टू बी एड इन द टोटल इनकम ऑफ द पेरेंट हुज इनकम इज हायर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जिसकी भी इनकम हायर होगी, जैसे कि मैंने 8 लाख और 10 लाख वाला दिया था, तो वो 10 लाख के इनकम में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हर्षिता गुप्ता, एस माइनर इनकम विल बी क्लब्ड इनटू मदर्स इनकम, जो कि बी है, बिल्कुल सही बात, बिकॉज इनकम ऑफ माइनर विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज हायर। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल सही लिखी, एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज हायर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप माइनर की इनकम को इंक्लूड कर दो उस टाइम पे उसकी इनकम हायर हो जाए, नहीं, जिस टाइम पे उसकी इनकम हायर होगी उसी टाइम पे उसको माइनर की इनकम को ऐड किया जाएगा। A minus income is added to the income of that parent whose income is greater, ठीक है, so it will be added to the minus mother's income। ठीक है, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, डायनामो, और ड्रॉर सही है सर। आई थिंक द आंसर विल बी आउटस्टैंडिंग चेक एंड अनक्लियर चेक। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, कोई बात नहीं। अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं भाई बीआरएस। मैंने अभी आपको एक मेजर चीज बता दी कि बीआरएस हम लोग बनाते क्यों हैं एक्चुअली में, है ना, बीआरएस बनाने के पीछे का मोटिव क्या होता है। तो बीआरएस का जो मेन जो मोटिव है उसके पीछे बनाने का, वो यही है कि हमारे यहाँ पे हमारी कोई भी बैंक बुक जो है, ठीक है, जो कि कंपनी मेंटेन कर रही है बैंक बुक, और यहाँ पे होती है क्या, हमारी पासबुक, जो कि कौन मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन करता है हमारा बैंक। ठीक है, और ये कौन मेंटेन करती है, ये करती है हमारी कंपनी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ जाए कि पासबुक कौन मेंटेन करता है, तो पासबुक कभी भी आप कंपनी या फिर आप कोई भी इंडिविजुअल मेंटेन नहीं करता। आपको पता ही होगा यार ये चीज तो, है ना, कि आपका पासबुक में जब आप एंट्री करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है, आप खुद से तो घर पे कर नहीं पाते। बट हाँ, अगर आपने अपनी कोई बैंक बुक बना रखी है कोई घर पे कि हाँ मेरे पास इतनी सैलरी आई, मैंने इतना डिपॉजिट किया, इतना मेरा सैलरी गया, और इतना मेरा रेंट गया, इतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, तो वो चीजें तो आप अपने आप से मेंटेन करते हो ना, उसके लिए तो पासबुक आपसे कुछ नहीं कहता। हाँ, पासबुक में लेकिन उसकी एंट्री जरूर होती है अगर आप उसको बैंक से पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंट अराइज क्यों होता है कि जैसे कोई भी अनक्लियर चेक हो गया, मतलब आपने कोई भी चीज डिपॉजिट करी बैंक में, जैसे कि आपने चेक को डिपॉजिट किया, ठीक है, और चेक जो आपने डिपॉजिट किया वो क्या हो गया, वो उसने प्रेजेंट ही नहीं किया,
या फिर उसने प्रेजेंट तो किया वाला चेक बट वो क्लियर नहीं हुआ उस टाइम तक, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने अपनी बुक्स को क्लोज कर दिया। तो आपने कहा यार मैंने तो 5,000 रुपये का चेक जो था वो डिपॉजिट किया था, है ना, तो मेरी तो इनकम उसमें पासबुक में कम आ रही है 5,000 रुपये से, अब मैं क्या करूँ? तो बैंक वाला आपसे बोलेगा इधर आओ बेटा, बेटा मेरे पास आओ और यहाँ पे आके सुनो मेरी बात। तुमने मेरे को चेक तो दिया था, पर वो चेक जो मैंने तुमने मेरे को मतलब ए ने तुमने मेरे को ए का जो चेक दिया था बेटा, वो मैंने अपना चेक दूसरी बैंक में भेजा, मानो ये एसबीआई था, ठीक है, आपने उसको पीएनबी में भेजा, तो मैंने उसको भेजा पीएनबी में, पर पीएनबी ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है ये बात मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं भेज पाऊंगा। जिस दिन मुझे पीएनबी मेरे अकाउंट में पैसे भेज देगी उस दिन मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। ए ने बोला तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो एसबीआई ने बोला बेटा तुम बीआरएस बनाओ, इतना बड़ा बिजनेस करते हो, बीआरएस नहीं पता अभी तक ना, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करो, अब उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को चेक करो और उसके अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना। एक ही आंखों में चमक आ गई, ए ने बोला सर आपने बड़ी अच्छी बात बताई, आपके पैर कहाँ है मैं छू लूँ? एसबीआई ने कहा पैर मत छुओ, जाओ, ठीक है, बाद की कहानी भूल जाओ, पैर छूने वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ देखो होता एक्चुअली में ऐसा ही है कि आपके बैंक ने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो कि आपको इन्फॉर्म नहीं था। ऐसा कोई भी काम हुआ जो कि आपको इन्फॉर्म नहीं था, उस टाइम पे आपकी बुक में क्या हो सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, तो उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हमको क्या बनानी पड़ती है, अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बीआरएस कहते हैं। बीआरएस बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, ये आज की बात नहीं है, जब हम लोग भी पढ़ते थे अपने इसमें 11th-12th में, तब भी सर हमको पढ़ाते थे, ठीक है, पहली बात में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था, बट फिर क्या है कि ना मैं ना चीज़ों को बस सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको भी करनी चाहिए, कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न देखो, क्योंकि जितनी भी अभी तक मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, फिर चाहे वो जर्नल एंट्री हो, फिर चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, फिर चाहे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो, ठीक है, मेरा करने का तरीका ये है कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की एक एंट्री देखो और फिर उसके बाद में क्या करो, अपनी अकाउंटिंग लगा दो उसके अंदर, बस। यार अकाउंटिंग इतना इजी सब्जेक्ट है ना कि अकाउंटिंग में अगर आप करना चाहो तो मतलब कि कुछ है नहीं, सही बता रहा हूँ, मतलब अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द इजी सब्जेक्ट, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तब, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो भैया अकाउंटिंग इज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, है ना। अकाउंटिंग बहुत से बच्चों को समझ में भी नहीं आती है, बट क्यों नहीं आती मुझे समझ भी नहीं आता, बट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा एक प्यारा बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं देखो मैं ना हमेशा से अपने टाइम पे स्कूल में भी टॉप किया अकाउंटिंग में, हाँ, कॉलेज में गया उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए, फिर देन मैंने एमकॉम किया तो उसमें भी अपने अच्छे खासे नंबर से पास हुआ। तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्चुअली ना मुझे न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा प्यार है, हाँ, न्यूमेरिकल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब जैसे हमारी इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट हाँ जो थ्योरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, इसलिए थ्योरी पढ़ मतलब थ्योरी में मेरा थोड़ा हाथ कमजोरी रहता है, ठीक है। चलो ये तो होगी पर्सनल वाली बात, अब करते हैं अपने काम की बात। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी दैट रिकंसिल्स एन एंटिटीज बैंक अकाउंट विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। एक बैंक समाधान विवरण बैंकिंग और व्यवसायिक गतिविधि का एक सारांश है जो किसी इकाई के बैंक खाते को उसके वित्तीय रिकॉर्ड के साथ समेटता है। मतलब क्या हुआ कि एक हमारी एक ऐसी बुक को शो करता है जिसमें क्या होता है हमारे, जिसमें कि हमारे जितने भी बैंक की बुक्स हैं, मतलब कि हमारे जितने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसको शो करेगा। हाँ, द स्टेटमेंट आउटलाइंस द डिपॉजिट्स, ठीक है, हमने कितने भी उसमें जमा किया है, निकासी, विड्रॉल्स एंड अदर एक्टिविटीज अफेक्टिंग अ बैंक अकाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो स्पेसिफिक पीरियड अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स मतलब जितने भी हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, स्पेसिफिक पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कभी भी एक मतलब ऐसे अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते ना कि पूरे सालों साल तक हमारी बीआरएस चलती रहे, ना बेटा ना। बीआरएस क्वार्टरली बनेगी, मंथली बनेगी, वीकली नहीं बनाता कोई, ठीक है, इतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, और अब तो मंथली भी कोई नहीं बनाता, क्वार्टरली ही बनाते हैं, ठीक है, तो वीक आप मंथली बना सकते हो, क्वार्टरली बना सकते हो, हाफ ईयरली बना सकते हो, या फिर ईयरली बनाओगे। आप ऐसा नहीं ना कि 5 साल का एक बार बीआरएस बनाओगे, ऐसा तो नहीं करते ना, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही होता है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए यूजफुल फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल यूज्ड टू थवर्ड फ्रॉड, ठीक है। तो देखो मुझे लगता है कि बीआरएस को फ्रॉड को मतलब रोकने के लिए भी किया जा सकता है। एक बैंक समाधान विवरण एक उपयोगी वित्तीय आंतरिक नियंत्रण उपकरण है जिसका उपयोग धोखाधड़ी को विफल करने के लिए भी किया जाता है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता है। देखो यार फ्रॉड जिसको करना होता है ना वो कर ही रहता है, ठीक है, उसको चाहे बीआरएस बनाओ चाहे उसके मतलब ऊपर क्या ही मैं बोलूँ, अब छोड़ो चलो, ठीक है। हमारे जितने भी मतलब एमपी एमएलएस बनते हैं जो फ्रॉड करते हैं,
उनको तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मिली होती है ना पुलिस की, तब भी वो फ्रॉड कर देते हैं। पुलिस की मतलब नाक के नीचे से फ्रॉड कर देते हैं। तो आप फ्रॉड को तो कभी रोक ही नहीं सकते, फिर वो BRS क्यों मेंटेन करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है, फ्रॉड कभी नहीं रुक सकते। लेकिन अगर कहा गया है तो ऐसा होगा, तो हाँ रुक तो सकता है वैसे, अगर आपको ऑडिटर वगैरह मतलब तेज है और उसने पकड़ लिया आपकी उसको BRS को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखो, ये थी थोड़ी बड़ी वाली लैंग्वेज जो थोड़ी हार्ड हो जाती है। अब आती है एक सिंपल वाली लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हम जैसे लोगों के लिए समझ में आती है। हम जैसे लोग बोले तो मतलब जिसको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब BRS इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है, BRS को पर्टिकुलर डेट पे ही प्रिपेयर किया जाता है टू रिकाउंसिल द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक, ठीक है, बैंक बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस एज पर द बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट बाय शोइंग रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि बैंक मतलब BRS क्या होता है और उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। दोनों के बीच के अंतर के कारण दिखाते हुए बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैलेंस के साथ कैश बुक में बैंक बैलेंस के समेटने के लिए एक विशेष तिथि पर एक BRS को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब समझ में आई ये चीज? हाँ, इजी है। डेफिनेशन तो इजी होते हैं ना, डेफिनेशन में तो कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं। नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ BRS। अब भैया BRS को बनाने की जरूरत आखिरकार पड़ी क्यों? हाँ, ऐसे क्या क्या रीजन थे? हम लोग सिंपल से अपने बुक्स को ही मेंटेन करते रहते और उसमें से क्या करते, लास्ट में क्या करते, अपने बैंक बैलेंस दिखा देते, हाँ भैया मैच हो रहा है तो हाँ हो रहा है। लेकिन मैच होता क्यों नहीं है, उसके पीछे के रीजन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। It is neither compulsory to prepare BRS nor a date is fixed on which it is to be prepared। ठीक है, तो देखो BRS को प्रिपेयर करने के लिए कभी कुछ कहा नहीं गया, कि मतलब कि ऐसा कोई रूल बना दिया हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन कर दिया हो कि आपको BRS बनानी ही बनानी है, ठीक है, कि आपको हाफ ईयरली बनानी है या फिर वैसे बनानी है। तो कभी अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि BRS को किस डेट को प्रिपेयर किया जाता है या फिर किस रूल में है, तो उसमें नन ऑफ दी अबव जरूर ही आएगा। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, कभी भी BRS को किसी भी चीज में डिफाइन नहीं किया गया। ये जबकि अपने आप सेल्फ चेक है, ये ऑडिटर बनाता है आकर के। ठीक है, ऑडिटर बना सकता है, इंटरनल ऑडिटिंग में भी आप लोग बना सकते हो, वो आप लोग की मर्जी है। वो पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर, ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर कोई और रूल या रेगुलेशन इसके ऊपर कुछ नहीं कहती। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम to check that all transactions relating to bank are properly recorded by the businessman in the bank column of the cash book। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं क्या उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको लिखना ही छोड़ दे रहे हो और आप उसमें फ्रॉड कर लो। फ्रॉड को रोकने के लिए तो हो सकता है कि ये फ्रॉड के लिए भी हो। ठीक है, एंड बाय द बैंक एंड इट्स इन इट्स लेजर अकाउंट। और क्या उसके जो बैंक का जो लेजर अकाउंट था उसमें हमारी सही एंट्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या हमको BRS को प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे रीजंस रहते हैं BRS के लिए। इट इज प्रिपेयर टू रिकाउंसिल द बैंक बैलेंसेस शोन बाय द कैश बुक एंड बाय द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, हमारी जो भी कोई बैंक बैलेंसेस हैं उनके साथ में मतलब उसको मेल मिलाप करवाने के लिए कैश बुक और मतलब हमारे बैंक बैलेंस में और कैश बुक या फिर हमने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है उसमें जो है मतलब कोई त्रुटि अगर है, कोई गलती अगर हो गई है तो उसको हम लोग किस तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ हमारी इसमें आई। फिर हमारा क्या आता है, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग इफ देयर इज एनी एरर इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस एंड असर्टेनिंग द करेक्ट बैलेंस इन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो हमारे कोई भी पर्टिकुलर डेट पे मतलब हमारी किसी भी तरीके की कोई भी अगर बैंक बैलेंस में मतलब कैश हो गया किसी तरीके कोई भी एरर आ जाता है तो उसमें भी इसमें चेकिंग वगैरह हो जाती है। तो इसके लिए क्या हम लोग अपने BRS को प्रिपेयर करते हैं। अब देखो हिंदी में देख लो, बैंक समाधान विवरण तैयार करना ना तो अनिवार्य है ना ही कोई तिथि निर्धारित की गई है इसके लिए। ठीक है, यह समय समय पर जांचने के लिए तैयार किया जाता है कि बैंक से संबंधित सभी लेन देन व्यवसायी द्वारा रोकड़ बही के बैंक कॉलम में और बैंक द्वारा अपने खाते बही में ठीक से दर्ज किए गए हैं। ठीक है, यह रोकड़ बही और बैंक विवरण द्वारा दर्शाए गए बैंक शेष के मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, यह पता लगाने में मदद करता है कि लेन देन का रिकॉर्ड करने और किसी विशेष तिथि पर सही बैंक बैलेंस का पता लगाने में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। ये क्या थे हमारे, ये थे नीड फॉर द BRS। ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं हमारे रीजंस फॉर डिफरेंसेस कि भाई डिफरेंसेस आखिरकार आते क्यों हैं। तो देखो जनरली अगर हम बोलें तो 3 तरीके से आते हैं हमारे डिफरेंसेस। ठीक है, एक होता है हमारा ड्यू टू टाइमिंग, एक होता है हमारा ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक अलोन। ठीक है, एक क्या होता है हमारे एरर्स। तो एरर्स वही क्लर्कल एरर्स रहते हैं, वो आपका मतलब जो अकाउंटिंग जो क्लर्क है वो कर दे या फिर बैंक से कभी गलती हो जाए। ठीक है, तो वो एरर क्लर्क उसकी वजह से आ सकते हैं। तो ये हमको जो एरर्स जो हैं ये तो हमको BRS से ही पता लगेंगे।
है बीआरएस के अलावा, और हम इसको किसी से पता नहीं लग सकते हमारा एड्रेस। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। आपने क्या किया, चेक को इशू तो कर दिया, ठीक है। चेक इशू कौन करता है, चेक इशू आप करते हो। और चेक डिपॉजिट कौन करते हो, या फिर चेक पेड इनटू द बैंक, वो कौन करोगे, वो भी आप करोगे। बट वो जैसे कि मानो आप ए हो और बी है, ठीक है। आपने जब इसको पैसे देने हैं, क्या देने हैं, पैसे देने हैं, ठीक है। तो जब आपने इसको पैसे देने हैं तो आप क्या करोगे, चेक इशू करोगे। इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा, चेक इशू करोगे। जब आपको पैसे लेने हैं, ठीक है, क्या होगा, पैसे लेने हैं, तो आप लोग क्या करोगे, तो ये आपको क्या देगा, चेक देगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, चेक पेड इनटू बैंक, ठीक है। और उसको हम लोग देखो कई बार ना एंट्री ऐसी भी आती है, चेक पेड इनटू द बैंक, नहीं तो फिर अगर इजी वाली एक बात बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड। मतलब इस वाले केस में देखो, आप जाके अपने बैंक में चेक को डिपॉजिट करोगे ना, बी ने आपको दिया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो इसमें क्या होता है, टाइमिंग्स में डिफरेंस आ जाता है कि आपने चेक को तो इशू कर दिया, मानो कि आज आपकी जैसे कि कोई तारीख थी, जैसे आप ए हो आप बी हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसको चेक इशू कर दिया कि भाई ये ले चेक जाके दे दे, ठीक है, अब मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। पर होता क्या है कि आपने तो जैसे ही इसको चेक दिया तभी अपने बुक में से इसको माइनस कर दिया कि हाँ, मेरे इसमें से मानो कि आपने 1 लाख का चेक दिया है, ठीक है, मेरे इसमें से 1 लाख रुपए चले गए। और इसने क्या किया, ये अपने आपके यहाँ से चेक लेके चला गया और सो गया घर जाके, ठीक है। फिर 1 हफ्ते बाद उठा तो इसके यहाँ से चेक गुम हो गया। फिर इसने क्या किया, चेक को ढूंढना स्टार्ट किया, ठीक है, ढूंढा ढूंढा, और फिर इसको 10 दिन बाद चेक मिला। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके 17 डेज चले गए, ठीक है। 17 डेज चले गए, फिर इसने अपने बैंक में जाके डिपॉजिट किया। अब तो खैर 3 दिन में ही बैंक क्लियर कर देता चेक, पर पहले जैसे टाइम लग जाता था जब फिजिकली भेजा जाता था, ठीक है। अब तो डिजिटली भेजा जाता है, पहले फिजिकली भेजा जाता था। तो मानो कि इसको 10 दिन और लग गए, तो इस तरीके से क्या, जब इसका तो 1 महीना आपका चला गया पूरा, ठीक है, इसका तो 1 मंथ पूरा हो गया। बट आपने क्या किया, जब आपने इस महीने के एंड में अपनी बुक को बनाया, तो आपने क्या किया, आपने भैया 1 लाख रुपए तो अपने माइनस कर दिए थे, ठीक है। तो आपने देखा मेरे इसमें 1 लाख रुपए कम आ रहा है और बैंक में ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों। फिर आपने जब इसमें जांच पड़ताल करी तो आपने देखा, अरे भाई मैंने उसको चेक दिया था बी को, अभी तक उसने क्लियर नहीं करवाया, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें फिर से ऐड कर दोगे अपने कैश में, ताकि आप जो पासबुक के जो बैलेंस है उसके क्या आ जाओ, बराबर आ जाओ, ठीक है। चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर, ठीक है। तो सेम टू सेम यही वाला केस होगा, कैसा उल्टा होगा कि आप मतलब क्या हो गए, आप थोड़े आलसी हो गए, ठीक है। फिर आपने जब जाके चेक डिपॉजिट करवाया तो संडे पड़ गया, मंडे पड़ गया, फिर कोई रीजनल हॉलीडे आ गया, कोई रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आ गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो चेक जो था वो क्या हुआ, वो आगे अभी क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज होती है। नहीं तो इसमें देखो जनरली जो होता है ना, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर, तो ये मंथ के एंड पे अगर आप बना रहे हो, जैसे कि मतलब आपने मानो कि 27 मार्च को डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और आपने 31 मार्च को क्या किया, अपने अकाउंट्स बनाए, बीआरएस बनाए, ठीक है। अब आपका 31 मार्च तक तो वो चीज़ क्लियर नहीं हुई, अब वो आपकी क्लियर कब होनी थी, मानो कि 7 अप्रैल को क्लियर हुई, बट अब तो आपकी वो बुक्स में नहीं दिखा रहा होगा ना, बैंक में तो वो ऐड नहीं हुआ होगा, बट यहाँ पे तो आपने अपना अमाउंट को अपने प्लस कर दिया होगा, तो इसको आपको फिर माइनस करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है वो मैं आगे समझाऊंगा, बट यहाँ पे अभी बस आपको बता रहा हूँ। फिर हमारा आता है बैंक रिकॉर्ड सर्टन ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक अपनी तरफ से कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देती है। अब वो क्या होती है हमारी, जैसे कि बैंक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, अमाउंट डायरेक्टली, सॉरी, ठीक है, सीधे बैंक खाते में जमा की गई राशि। मतलब आपने क्या किया, आपने बी ने आपको कॉल किया यार कि ना मुझे आपको 50,000 रुपये देने थे, वो 50,000 रुपये ले लो, ठीक है। आपने क्या बोला, आपने बोला यार मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तू ऐसा कर, तू मेरे बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट डाल दे, ठीक है। तो जब उसने बोला कि तू मेरे बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट डाल दे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा मुझे बताओ आप? इसकी वजह से कहीं ये नहीं होगा कि जो बी जो होगा वो तो डायरेक्ट जाके डिपॉजिट कर देगा। बट उस दिन क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेशन थे तो आपने क्या किया, आपने उस वाली एंट्री को लिख ही नहीं पाए, ठीक है। तो अभी भी आप नहीं लिख पाओगे उसको, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगी वाली एंट्री, ठीक है। तो आपको अगर वाली एंट्री याद नहीं रहेगी तो आप लोग उसको अपने उसमें भी ऐड नहीं करोगे, किसमें, कैश बुक में। और लेकिन वो जो आपका पासबुक जो होगा या फिर जो बैंक बुक जो होगा उसमें क्या होगी, ऐड हो गई होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो आपकी एंट्री ऐड नहीं, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे तो आपकी एंट्री ब्लैंक ही होगी, है ना। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा।
तो इसको कैसे करते हैं वो आगे करवाएंगे। बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस देखो बैंक डायरेक्टली ही काट लेता है आपके अकाउंट से, ठीक है, आपको नहीं बताता, तो इसकी वजह से आपके इसमें बढ़ा हुआ और जबकि बैंक में वो कम हो गया होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट किसको रिसीव होगा, आपने कोई भी अपनी सेविंग्स वगैरह कर रखी है तो उसमें आपका इंटरेस्ट कुछ भी ऐड हो गया। डिविडेंड कलेक्ट कर लिया डायरेक्टली बैंक ने उस कंपनी से जिस कंपनी में आपके क्या है, शेयर्स हैं, ठीक है, तो वो चीज भी आपकी इसमें नहीं आएगी। फिर हमारा क्या आता है इसके बाद में, इसके बाद में हमारा आता है डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक्स, ठीक है। आप देखो, आप अगर कभी पेमेंट वगैरह करते होगे, ठीक है, आप कभी भी क्या करोगे एंड अपने पेमेंट वगैरह करते होगे तो उसमें आपकी क्या एंट्री आती है, एक आपकी एंट्री आती है क्या, जैसे आपने बिल्स पेमेंट करते हो गया कभी अपनी नेट बैंकिंग से, तो उसमें आपसे पूछता होगा कि आप इसको अपने सेल्फ बनाना चाहते हो, है ना, कि बैंकिंग क्या करे अपने आप उसको पेमेंट कर दे, है ना। तो ये एक ऑप्शन आता है उसमें कि आपका मंथली जो होता है ना कि उसमें मतलब खुद ही बैंक क्या करती है, काटती रहती है, ठीक है, तो ये वही है डायरेक्ट पेमेंट्स। तो इस वाले केस में देखो बैंक ने तो आपके अमाउंट काट दिया बट आपने तो नहीं काटा होगा, तो इस केस से आपका हायर दिखा रहा होगा। आजकल तो देखो यार अब ये चीजें नहीं होती, अब क्या होता है ना, अब तो बैंक मैसेज करता है कि भैया आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया है, ठीक है, तो अब आप उसको अपनी एंट्री कर लो, तो ये कर लेते होंगे एंट्री। डिसऑनर ऑफ चेक बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे केस आया जिसमें क्या हुआ कि चेक होता है जो वो डिस्काउंट करवा लिया गया है, या फिर हमारा क्या होगा डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो जिस टाइम पे डिसऑनर होगा उस टाइम पे आपने तो क्योंकि चेक डिपॉजिट करवाया था आपने प्लस कर दिया, बट पासबुक में तो क्या हुआ वो माइनस है क्योंकि उसकी तो वैल्यू क्या है, ऐड हुई ही नहीं, ठीक है। सीधे बैंक खाते में जमा की गई राशि, बैंक शुल्क, बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज और लाभांश, ठीक है, ग्राहकों की ओर से बैंक द्वारा किया गया प्रत्यक्ष भुगतान या फिर चेक बिल का अनदर छूट, ठीक है, समझ में आया। या फिर एरर्स हो सकते हैं क्या, एक एरर हो सकता है कि आपकी तरफ से हो जाए, एक एरर हो सकता है क्या किसकी तरफ से हो जाए, बैंक की तरफ से हो जाए, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों चीजें तो इजी है, इसमें तो कुछ नहीं समझाने वाला। अब हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाते हैं, तो देखो दो तरीके के बैलेंस होते हैं, एक होता है फेवरेबल और एक क्या होता है अनफेवरेबल। तो सबसे पहले हम लोग आज अपने लोग फेवरेबल वाला देखेंगे कि उस वाले बैलेंस जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, ठीक है, याद रखना, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक इज गिवन एंड द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक इज टू बी असर्टेड। जब हमको डेबिट बैलेंस दे दिया हो किसका, कैश बुक का, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पासबुक का बैलेंस, ठीक है। कैश बुक के अनुसार डेबिट बैलेंस दिया गया है और बैलेंस पासबुक के अनुसार पता लगाया जाना है, ठीक है। तो इस वाले केस में ये हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब प्लस साइड में आ जाता है। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है बट द बैलेंस एज पर कैश बुक इज टू बी असर्टेन। पर क्या होता है हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब देखो हमको क्या दे दिया, जब पासबुक का दे दिया तब कैश बुक निकालना है, जब कैश बुक का दे दिया तब पासबुक का निकालना है, ठीक है। तो ये चीज देखो उल्टी होगी, पासबुक के केस में कैश बुक का उल्टा होगा, कैश बुक के केस में पासबुक का उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जब डेबिट बैलेंस देगा तो वो फेवरेबल रहेगा किसमें, कैश बुक के केस में, और पासबुक के केस में जब हमको क्रेडिट बैलेंस देगा तो वो क्या रहेगा, हमारा फेवरेबल रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। अब आता है हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। तो अनफेवरेबल बैलेंस हमारा कब आता है, इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है जब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, ठीक है, इज दैट ओवरड्राफ्ट इज गिवन एंड द बैलेंस एज पर पासबुक इज टू बी असर्टेड। डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक दिया हुआ और हमको निकालना क्या है, एज पर द कैश बुक निकालना हमको बैलेंस, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। हाँ, क्वेश्चन एक आया था प्रीवियस ईयर में कि इनमें से कौन सा वाला फेवरेबल बैलेंस है, हाँ? कौन सा वाला फेवरेबल बैलेंस है, तो इन दोनों में सब मुझे ये दोनों हमारे फेवरेबल बैलेंस रहेंगे। अगर इस साल ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, पहले फेवरेबल का आया था, क्या पता इस बार अनफेवरेबल का आ जाए, है ना, तो इस बार कर देना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो और इसको कर देना जब क्वेश्चन आ जाए। अब आती है अपनी इंपॉर्टेंट चीज कि हमको एंट्री किसकी कैसी करनी है। तो एंट्री किसकी कैसी करनी है, ये है हमारी एंट्री जब हमको क्या दिया हुआ है, जब हमको फेवरेबल बैलेंस दिया हो किसके प्रति, एज पर कैश। ये नोट डाउन करना है सभी बच्चों को। ठीक है, इसको लिख लेना है यहाँ पे, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स, ठीक है। आपने क्या किया, देखो आपने चेक को तो इशू कर दिया है ना, बट
क्या हुआ कि आपने अभी तक आपका वो क्या हुआ, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब आपने चेक इशू किया था तो आपने क्या किया था, अपने यहाँ से नेगेटिव कर दिया था, है ना। आपके यहाँ से तो उसका बैलेंस क्या हुआ था, कम हो गया था। बट अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बैलेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारी ऐड हो जाएगी फर्स्ट वाली। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक। चेक ने क्या किया, चेक ने डायरेक्टली ही डिपॉजिट कर दिया बैंक में आपके किसी भी देनदार ने। तो आपने तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं की होगी, मतलब मिसिंग होगी एंट्री, ठीक है। तो फिर आप लोग उसको क्या करोगे, फिर से ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, तो देखो दो चीजें होती है, एक होता है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, एक होता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। तो जब अलाउड करेगा तो इसका मतलब यह है कि वो इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है। तो उस वाले केस में क्या हुआ होगा कि आपने अपने कैश बुक में एंट्री उसकी नहीं की होगी, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। डिविडेंड कलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है भैया आपके यहाँ पे तो पैसा बढ़ गया तो उसको भी ऐड कर दोगे। ये आपकी उसमें पासबुक में क्या दिखा रहा होगा, जा रहा दिखा रहा होगा। बीओई रियलाइज, मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था, जो आपने अपने बैंक को दे दिया था कि ठीक है ये लो आप हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना, वो क्या हुआ, वो अब रियलाइज हो गया। इसका मतलब ये है कि उसको क्या नाम, पैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो आपको जब पैसे मिल गए, हाँ, तो उस सारे केस में आप, लेकिन आपकी पासबुक में तो उसकी एंट्री हो गई, बट आपने क्या किया, आपने तो उसकी एंट्री नहीं की, तो उसको भी आप लोग ऐड कर दोगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड। आपने क्या किया, देखो आपने चेक को डिपॉजिट कर दिया बट नॉट येट रिकॉर्डेड, ठीक है। ये ओमिशन है, ये हमारा एरर हो गया है, किसका, ओमिशन का, क्लरिकल एरर है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, आपने अपने पासबुक में तो प्लस को दे दिया चेक, ठीक है। आपने उसका भैया ये लो पैसे ले लो, बट आपने जो अपनी बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो इसके हिसाब आपकी बुक जो पास कैश बुक जो थी उसमें तो बैलेंस कम होगा ना, तो अब उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इतनी बात आती है समझ में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी ऐड होंगी हमेशा जब क्या दिया होगा, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। नोट डाउन कर लो, लिख लो। फिर हमारा क्या आता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। चेक क्योंकि हमने क्या किया, डिपॉजिट तो कर दिया, तो उस टाइम पे हमने अपने प्लस कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हमारी जो पासबुक होगी उसमें तो बैलेंस कहीं ना कहीं कम हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने बुक से उसको करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस को निकाल देंगे। बीओई डिसऑनर्ड, आपने क्या किया, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आपने डिपॉजिट किया था तो आपने ऐड कर दिया होगा, बट वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। तो उसमें पासबुक में तो आपके उसका अमाउंट गया ही नहीं, तो वो भी माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपके बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट बैंक ने क्या किया है, आपसे चार्जेस को क्या कर लिया है, आपसे चार्ज कर लिया है बैंक ने अपने चार्जेस को, ठीक है। मतलब कि बैंक ने आपसे चार्जेस लिए हैं। तो इस वाले केस में आपने कोई भी एंट्री नहीं की होगी, बट इसको तो आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट रिसीव बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, डायरेक्टली ही पेमेंट रिसीव कर दी, आपकी बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हम लोग नेगेटिव इसको कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या था, क्योंकि आपको अपने कैश बुक में तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी तो आप लोग उसके बराबर पहुंचोगे यहाँ पे। सॉरी सॉरी, एक मिनट, रिसीव नहीं है ये, रिसीव तो ऊपर हो गया था हमारा, है ना, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा है डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट डन बाय द बैंक या फिर डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, ठीक है। इस चीज को ऐसे करके लिख लो तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस अपने कर देंगे। तो देखो डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, तो डायरेक्टली पेड बाय द बैंक कैसे होता है हमारा, कि आपने कोई भी ईएमआई कट रही होगी आपकी, ठीक है, ईएमआई कभी आपने अगर अपने अकाउंट से कटवाई हो, तो आपको पता होगा कि वो डायरेक्टली बैंक आपको काट लेता है 5 तारीख को, ठीक है। किसी भी महीने की 5 तारीख को बैंक आपकी ईएमआई को क्या करता है, काट लेता है। तो वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता कि मैं ईएमआई काटने जा रहा हूँ, क्या आपकी तरफ से हाँ है या ना है, ठीक है। तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, उस वाले केस में हम लोग अपने उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपके बैंक ने तो उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन आपकी बुक में तो अभी वो बढ़ा हुआ है उतना अमाउंट, तो आप लोग उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था उसमें। चेक्स रिकॉर्डेड बट नॉट येट डिपोजिटेड, ठीक है। आपने क्या किया, चेक को तो डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लिया, हाँ ठीक है। आपने क्या किया, चेक को अपनी बुक्स में लिख लिया, तो आपने तो प्लस कर लिया, बट आपने क्या किया, अभी तक आप बैंक नहीं गए, मतलब आप भी आलसी हो, आप अभी तक गए नहीं बैंक में, तो उस टाइम पे क्या होगा, बैंक बैलेंस तो उतने से कम हुआ होगा पासबुक में, तो उसको भी माइनस कर देंगे। एक बार ये चीज मिटा देता हूं ताकि आप लोग एक बार क्लियर क्लियर सब कुछ लिख लो, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, ये चीज क्लियर होगी ना, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई कि हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये मतलब बीआरएस कभी भी समझ में नहीं आएगा और हमेशा फिर हार्ड ही लगता रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। इस तरीके से लिख लो, या फिर आप यहाँ पे प्लस माइनस मत करना, इन सबको एक साथ ऐसे करके प्लस कर देना और इनको एक साथ ऐसे करके माइनस कर देना, ठीक है। माइनस हमेशा ब्रैकेट में जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस उसमें करते जाएंगे। अब हिंदी में आता है तो देखो ऊपर वाला है बिल्कुल, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है, बिल्कुल वही है।
ये जितनी भी हैं हमारी नीचे वाली, ये सारी हमारी नेगेटिव होंगी और ये सारी क्या होंगी, हमारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, रीजंस वही हैं, बैंक द्वारा अनुमत ब्याज, चेक सीधे बैंक में जमा, ठीक है, चेक द्वारा भुगतान प्रस्तुत नहीं किए गए, चेक जमा किया गया लेकिन अभी दर्ज नहीं किया गया, बैंक शुल्क हो गया, बैंक द्वारा डायरेक्ट भुगतान, ठीक है, चेक रिकॉर्ड करने में जमा नहीं किया गया, अनादर मतलब बीओई का क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब क्या आता है हमारा, अब हमारी सेकंड वाली जो चीज आती है जो आपको पढ़नी है वो आती है हमारी व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक इज गिवन। मतलब कि यहाँ पे चीज को लिख लो, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग एक फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम लोग ऐड क्या क्या चीजें करते हैं और माइनस क्या क्या चीजें करते हैं, तो ये एक बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दोनों को ध्यान में रखना है, कैश बुक हमारी अलग है और पासबुक क्या है, हमारी अलग है। तो चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है, चेक को हमने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, बट अभी तक क्या हुआ, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों, तो देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर है ना, तो इस वाले केस में हमारा क्या होगा कि आप पासबुक में, एक मेरी यहां पे ध्यान देना, ठीक, ये आपकी कैश बुक है, ठीक है, ये आपकी पासबुक है। इस चीज को समझना जरूरी है। आप पासबुक कौन मेंटेन करता है, मैंने अभी बताया था ऊपर, बैंक मेंटेन करता है। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, आप बोले तो आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है वो नहीं, आप मतलब कि आप खुद, ठीक है, आप मेंटेन करते हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप पासबुक में कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी एंट्री कर सकते हो अपनी पासबुक में काट के, और उसके नीचे लिख दो कि अरे यार ये तो अभी तक आउटस्टैंडिंग बिल है और मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कर देता हूँ। क्या ऐसा कर सकते हो कभी, ये चीज़ बस मुझे समझा दो। नहीं कर सकते ना, ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है। तो उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कैश बुक में ही क्या कर सकते हो, उसमें ही मतलब चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको अपनी, जब हमको अपनी पासबुक, जब पासबुक के अकॉर्डिंग जब हमको बनाना होता है तो हम लोग अपनी पासबुक में क्या करते हैं, मतलब अपनी बैंक बुक में उसको चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, तो जब हम अपनी पासबुक के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करेंगे अपनी बुक को, ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा रखा होगा, है ना, कैश बुक को बढ़ा रखा होगा, तो इस वाली केस में क्या हमको उसको अपने पासबुक में ऐड नहीं करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो उसके बराबर पहुंचेगा। पहले से ही हमने जो चीज इतनी कर रखी है और जो चीज यहाँ पे है हमारे पासबुक की, अब हमको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर पहुंचेगा, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया, तो इस वाले केस में, या फिर हमारा जो बी आर था, बिल्स ऑफ रिसीवेबल जो था वो चीज। ठीक है, तो हमने क्या किया होता, अपने कैश बुक में पहले से बैलेंस को बढ़ाया हुआ था, फिर से वो सेम टू सेम वही वाली बात होगी, चेक मतलब कि चेक का अमाउंट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, तो जब बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक हुआ तो आपने अपनी कैश बुक में तो उसको प्लस कर रखा था, क्योंकि आपने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं था। ठीक है, तो जब आपको पासबुक के अकॉर्डिंग उसको बनाना है तो ऐड कर दोगे, तभी तो उस वाले बैलेंस तक आओगे। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, ठीक है, बैंक ने क्या किया, अपनी डायरेक्टली पेमेंट कर दी, तो इस वाले केस में आपकी कैश बुक बढ़ी हुई होगी, तो आपको उस वाले केस में क्या करना है, अपने पासबुक को कम करना है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पेड बाय द बैंक, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है ये, सॉरी, ये हमारा है बिल्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, बिल्स ऑफ पेमेंट हमने क्या किया, डायरेक्टली किसने पे कर दिया, हमारे बैंक ने हमको पे कर दिया, बट हमने अभी तक अपनी पासबुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो इस वाले केस में हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्लस क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि देखो हमारा कैश बुक पहले से ही बढ़ा हुआ है, अगर हमको अपनी पासबुक को भी उसके बराबर लेके आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, जो चीजें क्या की थी, हमने अपने कैश बुक में बढ़ा दी थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। बीपी पेड बाय द बैंक हो गया, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बट नॉट डिपॉजिटेड, हमने अपने चेक को क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया अपनी कैश बुक में, बट अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, तो हमारी कैश बुक पहले से ही हाई होगी, पासबुक में हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब उसमें तो माइनस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने पासबुक में भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई, तो ऊपर वाली चीज को क्या करोगे आप, इजी से लिख लो, ये सारी चीज हमारी क्या थी, ये सारी चीज हमारी प्लस की थी, और ये सारी चीज हमारी नेगेटिव होंगी। अब देखते हैं आगे, चेक इशूड, ठीक है, चेक इशू जब आपने किया तो आपने क्या किया, अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा। ठीक है, कैश बुक में से माइनस किया होगा, बट पासबुक में माइनस नहीं हुआ होगा, तो अब हमको जब इसके बराबर का बैलेंस लेके आना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा पासबुक में से भी अपने।
समझ में आ रहा है ना प्लस माइनस, है ना? ठीक है, क्लास के बाद में जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी हार्ड है, बीआरएस बच्चों को हार्ड लगता है, तो इसके लिए आज आपको मुझे विशेष रूप से नीचे लिख के बताना पड़ेगा सर समझ में आया नहीं आया। चेक्स डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक। ठीक है, आपने क्या किया, चेक को डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, किसमें, बैंक में। तो जब आपने चेक को डायरेक्ट सॉरी आपने नहीं, मतलब आपके किसी भी देनदार ने आप क्या किया है, चेक को डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो आपने कैश बुक में तो वो चीज़ नहीं लिखी होगी, वो चीज़ आपकी पासबुक में बढ़ गई होगी, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड कलेक्टेड, तो इस वाले केस में कैश बुक में आपकी कुछ भी एंट्री नहीं हुई, जबकि आपकी पासबुक ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। बैंक ऑफ बीओई रियलाइज, मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था उसको क्या हुआ, उसकी हमारी एंट्री आ गई, बट आपकी कैश बुक में तो उसकी एंट्री नहीं हुई थी, तो इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, चेक डायरेक्टली बैंक में क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया, बट अभी तक कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो इस वाले केस में भी हम लोग माइनस उसको करेंगे। तो देखो दोनों की ले दे के बाद क्या है, हाँ ये चीज समझ में आती है, दोनों चीजें समझ में आई। तो देखो दोनों की ले दे के बाद बेटा ये है कि जब आप लोग एज पर पासबुक बनाओगे, ठीक है, तो आपको कैश बुक को देखना होगा कि ये कब कब बड़ा होगा। जब आप एज पर कैश बुक बनाओगे तो आपको ये देखना होगा कि हमारी पासबुक जो थी वो कब कब बड़ी होगी। ठीक है, कब कब बड़ी होगी, कब कब घटी होगी, बस यही अगर चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आप लोग इसके क्वेश्चन 100% लगा दोगे और बिल्कुल सही क्वेश्चन करोगे, कुछ भी गलत इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी कुछ इसी तरीके से ही होंगी सारी की सारी एंट्रीज हमारी। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन करें इसका, एक क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हार्ड है टॉपिक, मैं मानता हूँ हार्ड है, बट अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दो बार देखो, दो बार में समझ में नहीं आता तो तीन बार देखो, लेकिन समझ में जरूर आता है। और समझ में नहीं आता तो ग्रुप ज्वाइन करो, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ग्रुप ज्वाइन करो और उसमें पूछ सकते हो कि क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है, अच्छा क्वेश्चन है, बीआरएस बनाना है, इजी क्वेश्चन है, बीआरएस को मेंटेन करना है। क्या क्या बोलता है, बैंक बैलेंस एज पर द पास कैश बुक। ठीक है, तो हमको क्या कह दिया गया है कि बैंक बैलेंस दिया गया है एज पर द कैश बुक, वो भी कितना, 32,500 का। ठीक है, प्रिपेयर बीआरएस करना है दिसंबर 31, 2020 को। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड अप टू दिसंबर 31, 2006। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो हमारा जो बैंक बैलेंस था, ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड इनटू दिसंबर 2006, 8,900 रुपए का हमारा जो बैंक का बैलेंस जो था। ठीक है, हमने इसको डिपॉजिट तो कर दिया, बट इसका क्या हुआ, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो जब ये क्लियर नहीं हुआ, ये क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, अभी अभी ऊपर बताया था। चेक इशूड, ठीक है, चेक क्या किया हमने, इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने उसको मतलब इशू तो कर दिया था हमने, अपने लेनदार को दे दिया था कि भाई ये ले चेक लेके जा, बट अभी तक उसने क्या किया, उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो ये क्या है, हमारे को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से तो बैलेंस कम हो गया होगा ना कुछ। ठीक है, तो आप इसको प्लस करेंगे तो बराबर कर लेके आएंगे। बैंक क्रेडिटेड 5,000 फॉर रिसीविंग डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जो कि हमारा ईसीएस होता है। एक मिनट, हमने अपना क्या किया, बैंक ने हमारे क्या क्रेडिट कर लिया, बैंक ने हमको क्या रिसीव करवा दिया, क्या डिविडेंड हमारा कितना, 5,000 का। ठीक है, तो ये चीज हमने अपने रिकॉर्ड नहीं की होगी, तो ये भी हमारी प्लस में आ जाएगी। बैंक चार्जेस डेबिटेड, अब जब बैंक चार्जेस है मतलब इससे हमारा अमाउंट क्या होगा, कम हुआ होगा, तो इसको हम लोग नेगेटिव नहीं कर देंगे क्या। ठीक है, तो अब इसी तरीके से क्या होता है, हमारे अकाउंट्स बनते हैं, ये हमारी हिंदी में एंट्रीज हैं। किसी बैंक के अनुसार बैंक बैलेंस हमको दिया गया है 32,500, फिर हमको 8,900 का चेक दिया गया है, जो क्या किया गया है, अभी तक हमने क्या किया है, डिपॉजिट नहीं किया है, फिर आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अनक्लियर्ड है। फिर हमारा आता है बैंक जारी किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, मतलब हमने बैंक चेक तो अपने जारी कर दिया पर अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ, 12,500 का। ठीक है, फिर क्या आता है, 5,000 रुपये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू क्या हुआ, हमको डिविडेंड के थ्रू प्राप्त हुआ है। और फिर हमारे बैंक ने क्या किया, 400 रुपये का हमसे क्या कर लिया है, जो चार्जेस हैं बैंक के वो उसको चार्ज कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारी बनेगी यहाँ पे बीआरएस। तो यहाँ पे आता है कि हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लोग अपना प्लस का अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग अपना नेगेटिव का अमाउंट लिख देंगे। तो कई बार बच्चे कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे एडिशन कर देते हैं ऊपर वाले से, ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव वाला मतलब सब्ट्रैक्शन वाला लिख देते हैं, फिर यहाँ पे फिर फाइनल उनको करके फिर यहाँ पे इस तरीके से करके करते हैं। कोई बात नहीं, वो भी मेथड सही है, बट मैं इस वाले मेथड से प्रीफर ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट वाली अपनी एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट वाली एंट्री देखो क्या थी,
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹32,500। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे लिख लेना पूरा पूरा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, 32,500 क्यों? क्योंकि हमारा एक फेवरेबल बैलेंस था किस में से, कैश बुक के लिए। फिर क्या था हमारा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अब ये एक आउटस्टैंडिंग चेक है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक है, इसका मतलब क्या है कि हमने अपने बैलेंस को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया होगा। ठीक है, अब इसको बराबर लेके आना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 8,900। तो ये हमारी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू हो गई। फिर थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है, इसके आगे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, ये हमारी सेकंड है, थर्ड होगी, फोर्थ होगी और फिफ्थ होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर द पासबुक। फिर अब हमारा क्या आता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ ₹12,500। हमने क्या किया, चेक को इशू कर दिया। ठीक है, तो जो हमने अपने बैलेंस को घटा दिया होगा, पर अब हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा ना पासबुक तक लाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे 12,500 का। फिर हमारा क्या आता है 5,000 रुपये का, जो कि हमारा क्या था, बैंक क्रेडिटेड रिसीविंग डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड रिसीव हुआ है। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव हुआ, हमने अपनी कैश बुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं की थी, है ना, वो क्या थी, मिसिंग थी, ओमिट थी, इसका मतलब ये है। तो अब हमको उसको क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो कैश उससे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या कहता है, हमारा जो था 400 रुपये का बैंक ने चार्जेस अपना पेमेंट किया। ठीक है, ये चीज हमारे यहाँ पे आती है। अब देखो, अब इसका एडिशन करो सबसे पहले। तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा हमारा, 513, ये सॉरी 5,000 है ना, और ये 12,500। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 17,500, और ये हमारा 17 3 मतलब कि ये हो गया हमारा 50,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 रुपये हमारे यहाँ पे भी आ जाएगा। अब जितना यहाँ पे बचेगा बैलेंस, है ना, जितना हमारा बैलेंस यहाँ पे बचेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ पे क्या होना था हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, समझ में आता है। तो इसको इसमें से माइनस करना। अब देखो, माइनस करोगे तो कितना, 400 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9,300। तो 300 को तो यहाँ पे आ गया पहले 700। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बचा, और जब एक बचा तो जीरो। ठीक है, 9 का जीरो, और यहाँ पे कितना बचा था हमारा 4, तो 4 का 4। ठीक है, तो ये हमारा कितना था, 40,700 रुपये जो है, ये हमारा है बैलेंस एज पर पासबुक। अगर क्वेश्चन देता है तो इतना ही छोटा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर आया न्यूमेरिकल तो। वरना बीच की कोई भी एक चीज़ इसमें से पूछता है आपसे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसलिए करवाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अकाउंटिंग में अगर न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो क्या किए। तो ये तो हो गया कब, जब हमको अपना बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा था, बट बैलेंस एज पर पासबुक भी दे सकता है। ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसकी रिवर्स एंट्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो रिवर्स एंट्री कैसे करेंगे, देखो, सेम टू सेम पर्टिकुलर्स, प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक दे देगा, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसी को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, 40,700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर वाले में प्लस माइनस करके आपको समझा देता हूँ पहले इसको। तो ये तो था हमारा कब, जब बैलेंस एज पर कैश बुक था। मिटा दो इसको, बिल्कुल साफ कर दो। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक था, जबकि इसको काट के अब हम लोग क्या करने वाले अपने क्वेश्चन में, बैलेंस एज पर पासबुक। वो कितना देर का, हमको 40,700। अब हमको किस पे जाना है, अब हमको इसको प्लस माइनस करके कैश बुक पे जाना है। ठीक है, तो देखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, हमने क्या किया, चेक को अपने डिपॉजिट तो कर दिया, किसमें, बैंक में, बट अभी तक वो क्या हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने अपने उसमें उसको डिपॉजिट, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस जो था वो ज़्यादा था उसकी वजह से। ठीक है, अब अगर हम पासबुक से उससे जाना है कैश बुक से, तो हम उसमें ऐड करेंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, तो हमने इसमें क्या किया था, अपने अमाउंट को कम कर दिया था, लेकिन हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ा हुआ था, तो अब हम लोग उसको अपने पासबुक से भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5,000 रुपये क्या हुआ, रिसीव हो गया, किसमें, बैंक में आपके। तो जो आपके बैंक में रिसीव हो गया, बट हमने अपनी कैश बुक में तो उसको रिसीव नहीं किया था, तो इसको माइनस करेंगे 5,000 रुपये को, तभी तो हम लोग अपने कैश बुक तक जा पाएंगे। बैंक चार्जेस कितना, 400 रुपये। 400 रुपये हमारे बैंक से तो कम हो गया, बट हमारी किस में, उसमें बढ़ा हुआ है इतना अमाउंट कैश बुक में। ठीक है, वो सॉरी, कैश बुक में तो हमारे 400 रुपये बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे पासबुक से कम हुआ, तो अब इसको प्लस करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, हमने प्लस किया। ठीक है, इजी है ना, कुछ हार्ड लग रहा है अब इसमें। अब मुझे आप बताओ, इतना इजी सा तो है यार। तो अब देखो, 8,900 की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी प्लस में। ठीक है, वो लोग आप लोग लिख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 8,900 की एंट्री यहाँ पे आ गई। फिर लास्ट में जो हमारा क्या आंसर था, 400 रुपये जो पेमेंट था, ओ सॉरी,
इस बार तो पॉजिटिव है ना 400 रुपये, तो ठीक है 400 रुपये हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमारी थर्ड एंट्री क्या थी, जो कि हमने 12,500 रुपये का जो हमारा चेक था, ठीक है, और 800 और यहाँ पे क्या था 5,000 रुपये का जो हमको डिविडेंड रिसीव हुआ था, तो उसको हमने माइनस कर दिया। माइनस प्लस क्यों किया वो चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। एक मिनट थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ देना, तभी तो यहाँ पे कर पाएंगे। 400 रुपये, ठीक है। तो जब हमने इसका एडिशन अपना किया तो वही आएगा 50,000 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका भी 50,000 रुपये आना था। और यहाँ पे लेकिन अब क्या आ जाएगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 32,500 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो नीचे मुझे कमेंट में बताना है इसमें क्या कंफ्यूज, मतलब इसका आंसर क्या होगा। इसका मुझे आपको क्या बताना है, ये हमको क्या दे रखा है, एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द पासबुक कंपेयर्ड ऑन द फॉलोइंग डिफरेंशियल नोटिस, ठीक है। ये क्या हमको डेबिट बैलेंस शो कर रहा है किसका, बैंक कॉलम का इन द कैश बुक। अब मुझे इसका आपको आंसर क्या बताना है, पासबुक का बताना है, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक मुझे बताना, आप लोग इसका कर लोगे ना, कोई हार्ड नहीं है अब ये, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसको नोट डाउन करना, वीडियो को पॉज करना और एक एक क्वेश्चन करके फिर नीचे मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको खुद घर से करके लेके आना है और नीचे मुझे कमेंट में बताना है। जो बच्चा नहीं बताएगा मैं उसकी मार लगाऊंगा। एक मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या कहता है हमसे ये, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2010 द पासबुक ऑफ कुछ भी नाम होगा, ठीक है, ये एस नाम ले दो इसको, पता नहीं क्या ही नाम आ गया, ठीक है। शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,620 वेयर इज द कैश बैलेंस शोड द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,200 रुपये, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको अपनी BRS बनाना है, ठीक है। तो इसको 10 कर लेना है, फिर 2010, तो हमको अपना BRS को क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये चीज आपको समझ में आएगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एडिशन क्या होगा, माइनस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है क्या, चेक्स इशूड, चेक्स इशूड टू रोशन for rupees 6,000 and the Daniel for rupees 3,840 were not presented for payments, ठीक है। हमने क्या किया, अपने चेक्स को इशू कर दिया, बट वो अभी तक क्या हुआ, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए। तो जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा है बैलेंस एज पर द पासबुक। देखो हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 15,620 रुपये, एक मिनट रुको यार, ये थोड़ा सेटिंग यहाँ पे बिगड़ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये 15,620 रुपये हमको दिया गया क्या, बैलेंस एज पर द पासबुक, ठीक है। लेकिन हमको अब क्या, अब जब हमको बैलेंस एज पर द पासबुक दे दी तो अब हमको जाना किस पे है, बैलेंस एज पर द कैश बुक में जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे इसको, तो फेवरेबल बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया गया है, ठीक है। चेक्स इशू टू रोशन फॉर रुपीज 6,000 एंड टू डैनियल फॉर रुपीज 3,840 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या किया, अपने चेक्स को डिपॉजिट तो कर दिया, मतलब इशू तो कर दिया रोशन को और किसको, डैनियल को, बट वो अभी तक क्या हुआ, पेमेंट के लिए नहीं आए, ठीक है। तो जब पेमेंट के लिए नहीं आए तो इस वाले केस में हमारा क्या हुआ था, हमने अपनी कैश बुक को कहीं ना कहीं माइनस कर दिया था, ठीक है। तो जब हमको पासबुक को अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग लेके आना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइड में जाएगा। फिर हमारा क्या आता है, बैंक चार्ज 350 फॉर बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक ने क्या किया, अपने चार्जेस से, बैंक चार्जेस मतलब कि 350 रुपये काट लिए। तो जब बैंक ने 350 रुपये काटे, क्या वो हमारी बुक से कटे, नहीं, वो हमारी वाली बुक में तो बड़े ही हुए थे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पासबुक को अपने बराबर लाने के लिए उसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी प्लस हो जाएगी और ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग किस पे जाते हैं, नितेश डायरेक्टली डिपोजिटेड 8,160 रुपये इंटू द बैंक
ऑफ द ट्रेडर विच वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, तो नितेश कोई था जिसको हमको पैसे देने थे, बट उसने क्या किया, उसने हमारी कैश बुक में एंट्री ना करवा करके किसमें, बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी। तो जब बैंक में ही डायरेक्टली डिपॉजिट उसने करवा दिए तो उस वाले केस में हमारा क्या होगा, ये होगा ना भाई, कैश बुक तो हमारी क्या हुई, उतने से घटी, मतलब कमी ही है ना, बराबरी है, लेकिन हमारी पासबुक बढ़ गई थी। तो जब हम पासबुक को ही मतलब बढ़ा रहे हैं, कैश बुक के वापस लेके आ रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, टू चेक्स, वन फ्रॉम श्याम ऑफ 5150 एंड अनदर चेक फ्रॉम कैलाश फॉर ₹12,500 कलेक्टेड बाय द बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2010, ऑल्सो दे वर बैंक ऑन 25 मार्च 2010। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है उसकी हमने रिकॉर्डिंग कब कर दी थी, अपने पहले ही कर दी थी। ठीक है, लेकिन वो हमारे क्लियर कब हुए, वो हमारे क्लियर हुए अप्रैल में, जबकि हमने अपनी बुक्स कब मेंटेन कर दी, 31 मार्च को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या हो गया कि हमारे मतलब कि हमारे कैश बुक में तो इसका बैलेंस क्या हुआ था, बड़ा हुआ था, जबकि हमारी पासबुक में क्या इसका बैलेंस था ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। फिर हमारा क्या था, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता हमारा क्या, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, एक होता हमारा अलाउड। तो अलाउड क्या होता है, जब हमको बैंक इंटरेस्ट देता है। तो इस वाले केस में देखो, जब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, ठीक है, तो हमारी कैश बुक में तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई थी, कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई थी ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, हमारे कैश बुक तो ये देखो, ये ऊपर वाले का यहाँ पे आ गया, इसको मिटा देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना। तो इसको हमको क्या करना था, अपने इसको हमको प्लस करना था। ठीक है, तो हमारे इंटरेस्ट जो था उसकी हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की थी, देखिए पासबुक हमारी क्या हुई थी, बड़ी हुई थी, तो इसको जब वापस लेके आएंगे तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, ये हमारा हिंदी में है वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर सा है, प्लस का अमाउंट आया, नेगेटिव का अमाउंट आया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कौन सी वाली, अपनी फर्स्ट वाली एंट्री, चेक इशू टू रोशन फॉर 5000 एंड डेनियल ऑफ ₹38,400। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखना, आप लोग कोई कंजूसी नहीं करना। रोशन प्लस डेनियल, तो इसका पहले का अमाउंट कितना था, ₹6,000, प्लस इसका अमाउंट कितना है, 3840। तो इसको जो हमने ऐड किया तो ये कितना बच गया हमारा, 9840। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू थी, मैंने अभी आपको बता दिया था माइनस क्यों होगा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड वाला आता है, तो सेकंड की एंट्री थी बैंक चार्जेस। तो बैंक के चार्जेस जो थे, ठीक है, उसको हम लोग एडिशन कर देंगे। और एडिशन क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे उतने से हमारे जो था वो कैश बुक जो थी वो बड़ी हुई थी, तो उसके बराबर लाने के लिए इसको कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड वाला हमारा क्या आता है, डायरेक्टली डिपॉजिट वाला केस है। ठीक है, नितेश का डायरेक्टली डिपॉजिट है कितने का, 8,160 का, सॉरी देखो यहाँ पे भी अमाउंट नहीं लिखा ना। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, इसमें हमारा अमाउंट आ जाना था 350 ठीक है, तो ये हमारी प्लस होगी। फिर जब नितेश ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो हमारा बैंक बैलेंस इतने से बढ़ गया था, जबकि हमारी कैश बुक तो बढ़ी नहीं थी, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना बराबर लाने के लिए। ठीक है, तो जब हमने इसको माइनस करेंगे तो कितने हो जाएगा हमारा, 8160। ठीक है, फिर हमारी क्या आती है, फोर्थ वाली एंट्री आती है। फोर्थ वाली एंट्री को क्या करेंगे, टू चेक्स। ठीक है, श्याम ने दिया 5100 का, कैलाश ने दिया। ठीक है, तो श्याम प्लस कैलाश कितना बना हमारा, 5150 प्लस 12,500 रुपये, तो कितना, 17,650 रुपये बना। बट इसने क्या किया, ये हमने अपने कैश बुक में तो लिख ली थी, पर हमारे बैंक में तब तक रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमारी कैश में बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा एडिशन इसमें हो जाएगा कितने का, 17,650 रुपये का। ठीक है, एडिशन हो गया। फिर लास्ट वाली एंट्री हमारी क्या कहती है, फिफ्थ वाली, कि इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो जब इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक है, तो इस वाले केस में हमको क्या हुआ होगा, हमको इंटरेस्ट मिला होगा, तो हमारी पासबुक बढ़ गई होगी, जबकि हमारी कैश बुक क्या हुई होगी, कम रही होगी उस टाइम पे, है ना। कैश बुक तो हमारी यहीं की यहीं है, बट हमारी पासबुक बढ़ गई होगी, तो इस तक वापस आने के लिए क्या किया होगा, माइनस किया गया होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितने रुपए से, 450 से। अरे यार, इसमें एक चीज लिखना भूल गए, कौन सी, 15,520 रुपये। ठीक है, तो 15,520 रुपये इसमें क्या होगा, एडिशन होगा, 620 था ना वो। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेना। ठीक है, बैलेंस है इस पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस है इस पर पासबुक यहाँ पे आएगा। फिर अब हमको क्या निकालना था, यहाँ पे बैलेंस है इस पर कैश बुक पे हम लोग आ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेगेटिव में जाता है, प्लस में जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको एडिशन करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो 15,620 में से कितना एडिशन कर लें, 15,620 में
₹350 एडिशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 15,970। ठीक है, और जब हम लोग इसमें अपना कितना ऐड करेंगे 17,650 रुपये, तो ये हमारा हो जाएगा 33,620 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या करना, अपनी नेगेटिव वाली साइड को ऐड करते हैं। तो नेगेटिव वाली साइड में 9840 हो गया, ठीक है, प्लस 8160 हो गया, ठीक है, प्लस 450 हो गया। तो हमारी इसकी वजह से एंट्री कितनी हुई, 18,450 रुपये हमारे टोटल इसके हो गए। नेगेटिव वाले के कितने हुए, 18,450 रुपये, पर हमारा टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पे, 33,620 रुपये, है ना। तो 18,020 में से जब हम माइनस करेंगे कितना अपना 33,620, तो ये हमारा कितना बचेगा, 15,170 अमाउंट इसमें बचेगा। ठीक है, तो बैलेंस एज पर द पास कैश बुक हमारा कितना बचा, 15,170 रुपये यहाँ पे हमारा आया। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तब आपको क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रखा है, ये वाला मुझे करके बताओगे कल, नहीं तो क्लास में मैं आपको करवाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके नीचे बस अमाउंट बताना है, बैलेंस एज पर द कैश बुक मुझे बता देना। बाकी चलो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा हार्ड है, मुझे पता है बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखना। ठीक है, और कोई डाउट अगर स्टिल रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना या फिर ग्रुप में पूछ लेना। कैरेज इनवर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैरेज इनवर्ड्स इनमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आपको मुझे बताना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, कैपिटल रिसिप्ट का या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट का। अंदर की गई ढुलाई, मतलब कि ढुलाई जब अंदर लेके आते हैं हम लोग कोई भी सामान, तो क्या वो अप्रत्यक्ष व्यय है या प्रत्यक्ष व्यय है या पूंजी प्राप्ति है या फिर राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, बिल्कुल सही सही आंसर देना, इजी क्वेश्चन है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। ठीक है, कॉक्स हमको निकालने के लिए दिया गया है। कल जब हमने अपनी लाइव क्लास की थी तो कॉक्स का उसमें फॉर्मूला किया था, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 2,45,000 का। नेट परचेजेस दी गई है 8,55,000 की। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, रिटर्न इनवर्ड्स दिया गया है, रिटर्न आउटवर्ड्स दिया गया है, रिटर्न इनवर्ड्स दिया गया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। ठीक है, कॉक्स का फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको क्योंकि कल ही बताया था, लेकिन नहीं तो फिर तो सब कुछ कर ही देगा। ठीक है, अच्छे से करना क्वेश्चन। बेचे गए माल की लागत का पता लगाएं। ओपनिंग स्टॉक 2,45,000, शुद्ध खरीद कितनी 8,55,000, प्रत्यक्ष व्यय 3,50,000, रिटर्न आउटवर्ड 20,000, रिटर्न इनवर्ड 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपए। ठीक है, चारों में से कौन सा आंसर सही है मुझे बताना नीचे कमेंट करके। फिर आता है हमारा फाइंड नॉमिनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमको नॉमिनल अकाउंट का क्या करना है, फाइंड करना है। फर्नीचर अकाउंट होगा, रिपेयर्स होगा, मशीनरी होगा, फिर बिल्डिंग होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नाम मात्र का खाता खोजें। तो नॉमिनल अकाउंट करना है फर्नीचर, मरम्मत या फिर मशीनरी या फिर इमारत खाता। ठीक है, सही जो बच्चा आंसर देगा उस बच्चे के लिए क्लैप होगी। तो ठीक है, आप क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ही आज इसी वाली वीडियो के साथ में जुड़े हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यूपी पीसीएल के लिए फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, हम आपको अकाउंट्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई आपको फ्रेंड जो कोई और भी प्रिपरेशन कर रहा है या फिर आप कभी भी किसी को देखते हो जो कहते हैं कि हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है सर बहुत महंगा कोर्स है, तो आप लोग उसको बताओ कि भाई कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहा है, आपको पैसे नहीं देने। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक करो। ठीक है, और दूसरे बच्चों तो शेयर भी जरूर करना। और कल हम लोगों ने लाइव क्लास ली थी, अगर आपने मिस कर दी है तो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। उसमें हमने क्या अपने 15 क्वेश्चंस करवाए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। उसमें 10 क्वेश्चंस आपके क्या थे, प्रीवियस ईयर के थे, और बाकी के क्वेश्चन मैंने खुद बना के डाले थे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।